ईस्ट पाकिस्तान जो 1947 में बन गया था वो बंगालियों का प्रेडोमिनेंट एरिया था। बंगालियों को ये जो पंजाबी मुसलमान है वो मुसलमान ही नहीं मानते थे, उनको कहते ये तुच्छ प्राणी है। और हमारी तैयारी शुरू हो गई। अब हमारी तैयारी फौज को बढ़ने पर मानसून खत्म हो रहा है, बददियाँ अभी भी चढ़ी हुई है, अब पार कैसे करना है। एयरफोर्स को रेडी किया गया कि भाई हम हेल्प करोगे। पाकिस्तान के को पता चल गया कि अब ये होने वाला है, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया डेट। हमारे 8 एयरफील्ड्स के ऊपर आदमपुर, हल्द्वारा, पठानकोट, अम्बाला इत्यादि इत्यादि, आगरा, जोधपुर, ये सारे एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। मी-4 हेलीकॉप्टर लेके आइए, वो मी-4 थे हमारे पास समय, और सिकॉर्स्की और जो भी हेलीकॉप्टर थे उनका स्क्वाड्रन इकट्ठे करके लोड करके ड्रॉप करके वापस आओ ड्रॉप करो, वापस आओ ड्रॉप करो, मतलब एक ट्रेन बन गई और आपने अपनी फौजों को पार कराया। ढाका में हमसे ज़्यादा फौजी थे पाकिस्तान के फौजी ज़्यादा थे। जनरल JFR जेकब ने अपनी कूटनीति अप्लाई करी और जाके 3-4 बार मिला और एक फाइनली वो हेलीकॉप्टर में लैंड कर गया उनके पाकिस्तान के खेमे में। वो आ गया, JFR जेकब को बताया देखो मैं आया हूँ आपको चेतावनी देने कि अगर आपने खाली नहीं किया तो आप देखेंगे अंजाम क्या होगा, ये बंगाली आपको खा जाएंगे। ये जहाज है तो आप रॉकेट अटैक कर रहे हैं, रॉकेट अटैक किया और फिर रिकवर करने से पहले गन अटैक करते हुए निकल गए। इतना ख्याल रखा था एयरफोर्स ने ताकि बाकी जो एरिया है सिविलियन एरिया पे हानि ना हो। और जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और ये रॉकेट अंदर आए, धमाके हुए, 15 मिनट के अंदर गवर्नर मलिक ने अपना इस्तीफा दिया, सरेंडर का एग्री करके सरेंडर लेटर आ गया। पाकिस्तान ये वॉर लड़ रहा था तो उसे बाहर के कुछ बड़े मुल्क जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमेरिका जो हमारा यार बन रहा था 62 में, वही अमेरिका ने पूरी अपनी 7th फ्लीट जहाज बे ऑफ बंगाल में लेके आ गया, पर रशियन सबमरीन ने उनके पीछे से घेरा डाला। क्या लगता है कि भारत और चाइना के बीच कभी ऐसी स्थिति आई तो भारत चाइना को टक्कर दे सकता है वॉर के मामले में या किसी भी तनातनी के मामले में? चाइना के पास 200 स्क्वाड्रन्स है, आपके पास फकत 30 स्क्वाड्रन है, 30, तो 222 स्क्वाड्रन और वर्सेस 30। पर टोटल वॉर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर है। मणिपुर में क्या सब कुछ कंट्रोल में है? क्या आप मानते हैं कि वो मोदी सरकार के लिए फेल्योर वाली सिचुएशन है? सरकार ने जो चीज ली वो जो आपको दिया ही छोटा कपड़ा है तो आप कैसे फिट कर सकोगे? आपको कमीजी में टाइट दूं तो आप फिट कैसे होगे जब तक आप उसको वापस दर्जी के पास ना भेजो और वापस कुछ कपड़ा ऐड कराओ या नई कमीज बनवाओ। किसने दी छोटी कमीज? या पिछली सरकार ने, उन्होंने ये सब नीति लगाई थी। इतने क्रिश्चियंस कैसे बने वहां पे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? आज जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है वो बांग्लादेश उस वक्त किस परिस्थिति में आया था, किस परिस्थिति में उसका वजूद उत्पन्न हुआ था? बांग्लादेश में उस वक्त ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी? उस वक्त के जो जनरल थे सैम मानेकशॉ, उनका क्या रोल था? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल था? कैसे इस पूरे बैटल को हमने जीता था पाकिस्तान से और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे? दोस्तों, आज इस विजय दिवस के मौके पर हम यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके पास बहुत सारी यादें हैं 1971 से जुड़ी हुई। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो 16 दिसंबर 1971 को एक तरीके से हमारे लिए फ़ख्र का दिन होता है, क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था सब? देखिए, अगर आप 16 दिसंबर 1971 की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं एक गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 13 साल में एक देश की पैदाइश की बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मामूली बात नहीं थी कि बांग्लादेश बना दी, लिबरेट नहीं किया, हमने बांग्लादेश को पैदा किया, ये है बात। इट वॉज जो कहते हैं कि डायमंड लेटर डे इन द लाइफ ऑफ बांग्लादेश इज बॉर्न दैट डे। कैसे बात हुई? देखिए, हर एक हिस्ट्री के
चैप्टर में जो भी शुरू होता है उसके पीछे मेजर कन्फ्लिक्ट होती है। महाभारत से अभी तक आ जाइए, हिस्ट्री चेंज होती है कन्फ्लिक्ट के कारण, और कन्फ्लिक्ट होती है जर और ज़मीन के कारण। तो हिस्ट्री जो है और सपोर्टेड होती है कन्फ्लिक्ट रिलीजन के कारण। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये ही इंग्रेडिएंट इस जगह था। ईस्ट पाकिस्तान जो 1947 में बन गया था, वो बंगालियों का प्रेडोमिनेंट एरिया था। बंगालियों को ये जो पंजाबी मुसलमान है वो मुसलमान ही नहीं मानते थे। उनको कहते ये तुच्छ प्राणी है, ये मुसलमान भी नहीं है। और उनके साथ में अत्याचार, जिसको कहते हैं ना कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, ये सब कुछ होता था। अल्टीमेटली जो हुआ, आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान को जब प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनके वोट आ गए, तो उस टाइम पाकिस्तान के जैसे कहते हैं ना कि सांप सूंघ गया कि ये क्या हो रहा है, अब बंगाली प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो उन्होंने इसके मुझ में अभियान शुरू कर दिया। अभियान तो वेट ही कर रही थी। जो प्रेडोमिनेंट पंजाबी फौज थी, बलोच पख्तून ये थी, उन्होंने उनके औरतों का रेप करना शुरू कर दिया। इस कदर हुआ, इतने हज़ारों लाखों की तादाद में रेप केसेस हुए, जिसको जेनोसाइड शुरू हुआ, मार पीट काट शुरू हुई। तो उनके जो रिफ्यूजी थे वो भाग भाग के भारत में आने लगे, लाखों की तादाद में। जैसे कि अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से वो भागे चले आ रहे हैं, और हमारी इकॉनमी पे असर पड़ रहा था कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो थे, वो करोड़ की अब जब लोग आएंगे तब आप कैसे उसकी आपकी स्थिति क्या होगी। और वो भी एक रिलीजन के तबके के लोगों से, हिंदू भी, मुसलमान भी, और कई लोग भी थे। बट क्वेश्चन ये है, अब आपको प्रॉब्लम खड़ी हुई कि अब क्या किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि हमको अब इसका एक फर्म एक्शन लेना पड़ेगा, कि बांग्लादेश को लिबरेट करना पड़ेगा। किसने क्या था डिसाइड? और वो डिसाइड था कि इंदिरा गांधी ने बुलाए कैबिनेट को और कहा कि मैं फौज को एडवांस के हुक्म दे रही हूँ। और जब फौज के साथ मीटिंग हुई जनरल सैम मानेकशॉ के साथ, तो इंदिरा गांधी कहती हैं, उन्होंने कहा फरवरी मार्च का समय दिया, मतलब अभी सर्दियाँ चल रही थी और मानसून, तब उन्होंने कहा मानसून आने वाली थी उसके बाद। तो सैम मानेकशॉ ने कहा, देखिए मैडम, अभी हम तैयार ही नहीं है, इतना बड़ा तैयारी, इतनी बड़ा अभियान के 2 आर्मी लेवल की जो वॉर होगी, वो ऐसे की वॉर नहीं होगी। आर्मी का मतलब है कोर के ऊपर 3 कोर से एक आर्मी बनती है, वही एक आर्मी जो है नजर पूरा कमांड लड़ेगा, और उसके साथ सारी एयरफोर्स और नेवी होगी। उसके लिए तैयारी की बहुत ज़रूरत है। आप हमको तैयारी, समय बड़ा कम है, और तैयारी पूरी करते करते मानसून आ जाएगी। मानसून में अगर आप लड़े तो आप कीचड़ों में और दलदल में, नदियाँ इतनी भरी हुई होंगी, और बंगाल की जो नदियाँ आप जानते हैं, अगर आपने देखी हो मेघना वगैरह, तो समुंदर दिखाई देती हैं। वो उसको पार करना ही फौज के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और वहाँ पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का फौज नहीं बैठी, उनकी एयरफोर्स बैठी है, उनकी आर्मी बैठी है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा मैं विंटर्स में अभियान करूँगा, मेरे को टाइम लगेगा अपने टैंक्स को रेडी करने के लिए, अपने फौज को रेडी करने, इक्विपमेंट को थोड़ा रिप्लेस करने के लिए। इंदिरा गांधी थोड़ी सी अपसेट हो गई। फिर जगजीवन राम ने समझाया दोनों को, फिर मीडिएट करा, फिर जगजीवन राम बाबू समझ गए। उन्होंने फिर इंदिरा गांधी को बोला, देखिए श्याम, उस श्याम को श्याम बोलते थे, कि श्याम साहब ठीक कहते हैं, आपको विंटर में ही करिएगा, इनको ये प्रॉब्लम है। इंदिरा गांधी जी समझ गई, वो काफ़ी दूरदर्शी थी, और उन्होंने कहा ठीक है, कहीं हम रेडी हैं। और फिर जो अभियान शुरू हुआ, अब पाकिस्तान को पता चल गया कि ये हो रहा है अब, और हमारी तैयारी शुरू हो गई। अब हमारी तैयारी, फौज को बढ़ने पर मानसून ख़त्म हो रहा है, नदियाँ अभी भी चढ़ी हुई हैं, अब पार कैसे करना है। फिर एयरफोर्स को रेडी किया गया कि भाई हम हेल्प करोगे। पर उससे पहले पाकिस्तान के को पता चल गया कि अब ये होने वाला है। उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया डेट, और पहले हमला कर दिया। 3 दिसंबर को हमला किया हमारे 8 एयरफील्ड्स के ऊपर, आदमपुर, हल्द्वारा, पठानकोट, अम्बाला इत्यादि इत्यादि, आगरा, जोधपुर, ये सारे एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। एयरफील्ड पर अटैक इसलिए होता है ताकि जब हमारी आर्मियाँ बढ़ रही हों, ये आर्मी, तो इनकी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, उनकी मदद के लिए, जैसे काउंटर एयर कहते हैं। तो उसने काउंटर एयर शुरू कर दिया।
अब हमारी आर्मी रेडी थी, पर हम लोग तो ईस्ट में रेडी हो रहे थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी काउंटर इधर शुरू किया, पर उधर जो लड़ाई शुरू हो गई, अब वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको ढाका पे एडवांस करना है। आपकी विक्ट्री तो तब होगी जब ढाका पे पहुंचोगे, पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जगह हर जगह सिलचर वगैरह और जगह वो सिलहेट वगैरह में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए हुए थे। उनको क्या अगर आप लड़े आगे बढ़ेंगे वो रोकेंगे, अगर आप लड़ने के लिए रुक गए तो आपको महीने महीने लग जाएंगे एक एक को क्लियर करते करते। ये समस्या बड़ी थी, एक ये समस्या थी, एक ये समस्या थी इतनी बड़ी फौज को नदियां कैसे पार कराई जाए, वो एरिया नदियों से भरा हुआ है। ये दिसंबर महीने की बात ये सब चल रहा है इस समय, अब चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया। तो फिर मतलब दिसंबर से थोड़ा पहले ये प्लान शुरू हो गया था। तो फिर जो हमारे एयरफोर्स के थे और आर्मी के थे, ये सब मिलकर चंदन सिंह ने मिलके और अपने ईस्ट इंडियन कमांड के CNC ने, आर्मी के चीफ ने, ये सब ने मिलके, ये आर्मी के जो कमांडर थे उन्होंने मिलके, जो जगजीत सिंह अरोड़ा और उनके अंडर थे, उनके अंडर एक संगत सिंह थे, जनरल संगत सिंह। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आप एयर ब्रिज बनाइए। एयर ब्रिज का मतलब है अपने मी-4 हेलीकॉप्टर्स लेके आइए, वो मी-4 थे हमारे पास उस समय, और सिकॉर्स्की और जो भी हेलीकॉप्टर थे उनका स्क्वाड्रन इकट्ठे करके लोड करके ड्रॉप करके वापस आओ ड्रॉप करो, वापस आओ ड्रॉप करो, मतलब एक ट्रेन बन गई और आपने अपनी फौजों को पार कराया। एक बार में कितनी फौज आती थी उसमें? बहुत, एक नहीं, अगर एक हेलीकॉप्टर के अंदर 24 भी आ रहे थे तो आप सोचिए कि इतने सारा हजारों की तादाद में आपको करना, एग्जैक्टली फिगर नहीं है मेरे पास, हजारों की तादाद में आपको क्रॉस कराना, और उनको जो भी है उन्होंने कराया। पाकिस्तान के पास में अब इसका तोड़ नहीं था, अब पहुंच तो गए हम आगे और हमारी आर्मी एडवांस करने लगी। अब सबसे बड़ी बात आई कि क्या हम रुक के लड़ाई करें, तो सगत सिंह ने कहा नहीं, अपने प्लान में चेंज करो, आप बाईपास करो। जैसे पानी बहता है तो आगे कोई जगह आ जाए तो बाईपास करता है पानी, उसको पानी उसके दोनों तरफ से निकल जाता है। आप भी वही पॉलिसी लगाइए, आप एडवांस कर रहे हो, आगे कोई अड़चन आई अब बाईपास करो। आपको ढाका पहुंचना है जो यहाँ से अभी भी 250 किलोमीटर दूर है, जो भी है। और फिर उन्होंने यही करना शुरू किया, पाकिस्तान बैठा रह गया, उधर फौज निकलती जा रही। अगर भारत निकल के लड़ेंगे तो उनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हम ढाका के पास पहुंच गए और ढाका को चारों तरफ से घेर कर लिया। ढाका में हमसे ज़्यादा फौजी थे, पाकिस्तान के फौजी ज़्यादा थे, पर फिर भी जब फिर जनरल JFR जेकब ने अपनी कूटनीति अप्लाई करी और जाके 3-4 बार मिला और एक फाइनली वो हेलीकॉप्टर में लैंड कर गया उनके पाकिस्तान के खेमे में। वो आ गया, JFR जेकब को बताया देखो मैं आया हूँ आपको चेतावनी देने कि अगर आपने खाली नहीं किया तो आप देखेंगे अंजाम क्या होगा, ये बंगाली आपको खा जाएंगे। ये बिल्कुल वही था जैसे कि कृष्ण भगवान चेतावनी देने गए थे कौरवों को, एग्जैक्टली वही सीन था कि तुमने अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया तो सब ये खासकर बंगाली इतने चिड़े हुए हैं तुमसे, वो तुमको चबा जाएंगे। बस मतलब दे दो मुझको 5 ग्राम, वही किस्सा आप यहाँ लगाइए। पर यहाँ जो जनरल्स खड़े और न्याजी रोने लगा, कहते ये कैसे, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता। देखिए उधर फिर मुल्का मैंने कि तुम्हारे गवर्नर मलिक को भी बता दिया है ये होगा, अगर आपने नहीं किया तो। अभी बात हो रही थी, गवर्नर मलिक जो थे वो ही हाँ हूँ चूचा कर रहे थे तो यहाँ पे एयरफोर्स को कहा गया, एक हासिमारा से स्क्वाड्रन 37 ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन और एक स्क्वाड्रन आई थिंक 9 स्क्वाड्रन वहाँ पे तेजपुर से एक MiG-21 स्क्वाड्रन। पाकिस्तान के अटैक करने के बाद भी वहाँ से स्क्वाड्रन उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान अटैक नहीं, पाकिस्तान तो अटैक कर रहा, हमारे स्क्वाड्रन की बात कर रहा। अच्छा, हमारे स्क्वाड्रन, हमारे अपने एयरबेस पे, इंडिया की एयरबेस पे हमला हुआ था तब। हमारे एयरबेस पे ये हमले जारी थे। अच्छा, उनके हमले जारी थे, हमारे हमले जारी थे। पर जब ये बात हुई तो जो ढाका में मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस गवर्नर मलिक की, हिल्टन होटल या जो कोई होटल है वहाँ पे, उस होटल के अंदर जब मीटिंग होने वाली थी 9 बजे या 10 बजे जो भी है, उससे पहले उन्होंने कहा एक स्क्वाड्रन
ब्लैक हंटर स्क्वाड्रन का ब्लैक पैंथर, जिसको कि एयर चीफ मार्शल कॉल, उस समय विंग कमांडर कॉल थे, उन्होंने वो कमांड कर रहे थे, और दूसरा स्क्वाड्रन तेजपुर से था। इन्होंने उसी टाइम जो कॉन्फ्रेंस का टाइम था, उसी टाइम उन्होंने कहा अटैक करेंगे। उनकी जो हॉल की खिड़कियां थी उन्होंने मार्क किया और कहते रॉकेट खिड़कियों के अंदर से जाएंगे और फिर फायरिंग होगी। मतलब एयरक्राफ्ट डाइव करेगा, रॉकेट फायर करेगा, फिर गन फायर करता हुआ रिकवर कर जाएगा। जैसे कि ये जहाज है, तो आप रॉकेट अटैक कर रहे हैं, रॉकेट अटैक किया और फिर रिकवर करने से पहले गन अटैक करते हुए निकल गए। इतना ख्याल रखा था एयरफोर्स ने ताकि बाकी जो एरिया है सिविलियन एरिया पे हानि ना हो, सिर्फ उसी पे अटैक जाए। तभी एंगल इंक्रीज कर दिया उन्होंने। अगर लो एंगल करते तो स्प्रेड होता है, हाई एंगल करिए तो स्प्रेड नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने ये अपने कार्यक्रम किया। और जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और ये रॉकेट अंदर आए, धमाके हुए, 15 मिनट के अंदर गवर्नर मलिक ने अपना इस्तीफा दिया, सरेंडर का एग्री करके सरेंडर लेटर आ गया। सरेंडर उस समय जब सरेंडर हो रहा था, ये करीब 92,000 सैनिक थे पाकिस्तान के। वो जब सरेंडर हो रहा था तो क्या उस समय का सीन था? भारत में क्या हो रहा था उस वक्त? पाकिस्तान में क्या? जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था, हाँ। तो पाकिस्तान की जो फौज थी हताश हो चुकी थी। यहाँ तक कि कई सीन ऐसे हैं कि कोई एक पायलट था, वो कहता उसने अपना जहाज लैंड करके जब वो निकल रहा था जिसौर में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह, पाकिस्तान के हजारों सिपाही खड़े हैं, ये अकेला सड़क पे, पर किसी ने उसमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वो सरेंडर, सबको पता था सरेंडर होगा। किसी पे हमने हाथ उठाया तो हम सबके ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर जब जिस मैदान में उनको सरेंडर होना था, वहाँ पे वो आए, जनरल नियाजी और हमारे जनरल्स और एडमिरल्स जो भी थे, दीवान साहब और कई और हमारे चैटर्जी वगैरह जो थे, और जगजीत सिंह अरोड़ा, ये सब लोग थे। इन्होंने फिर उनका सरेंडर लिया। उन्होंने अपनी बेल्ट खोली, अपने रिवॉल्वर निकाल के रखा, और सारी तमाम मीडिया आपके जैसे सब वहीं थे, और पूरा सरेंडर बकाया हुआ। और उसके बाद में ये हुई। पर ये जब इससे बात से पहले ये बता दूं कि हमारी जीत इसलिए हमारी एडवांस हो रही थी, हमने उनकी एयरफोर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था पहले 1.5 दिन में हमारी एयरफोर्स ने। और हमारी एयरफोर्स ने उनके बेसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय, और फिर उनके जो बेसेस थे उन पर बॉम्बिंग कर रहे थे, और बॉम्बर्स हमारे कम पड़ रहे थे। तो हमने ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, ये तो बॉम्बर ही है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, उन डकोटा को, पैकेट्स को, कैरीबूज को कन्वर्ट किया। उनमें बॉम्ब लोड कर करके ऊपर ले जाते थे रन एयरफील्ड के ऊपर, 18,000 फीट के ऊपर, और फिर पीछे से खोल देते थे और नोज ऊपर करते थे, घर 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 करते हुए बॉम्ब सारे नीचे गिरते थे। इस तरीके से बॉम्बिंग करी ताकि उनका जिसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। उनकी मतलब है कि टोटल एयर सुपीरियॉरिटी इंडियन एयरफोर्स ने ले ली। तब हमारी एडवांसिंग शुरू हुई। और उस समय इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी कैसे आगे बढ़ रही है? आर्मी तो बढ़ती जा रही है। जब आप उनके बॉम्बिंग हो रही है, आर्मी लगातार बढ़ रही है। आर्मी का बढ़ना नहीं रुक रहा, आर्मी लड़ रही है, बढ़ रही है, रुक गई है। हमारे एयरक्राफ्ट जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुए, हमने लूज़ किए, हमारे पायलट्स भी इजेक्ट किए, वो भी हमें हानि हुई। हमारे स्क्वाड्रन के लोग स्वर्गवास हो गए, बेचारे शहीद हो गए, ये सब हुआ, पर जीत हुई। मतलब ये कि ये सब के कारण हमारी जीत भी हुई। इसीलिए जीत हुई कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन था आर्मी एयरफोर्स का बड़ा तगड़ा था। और टोटल, जब आप ये बात याद रखो, कभी भी आप याद रखें तो भूलना मत, जिस लड़ाई में एयरफोर्स नहीं है वहां हार मुकर्रर है, और जहां पे एयरफोर्स होती है आर्मी के साथ, वहां पे जीत ही होगी। मतलब आप जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड एनिमी भी यही फॉलो नहीं कर रहा। जहां पे आपका आर्मी एयरफोर्स नेवल का कॉम्बिनेशन तगड़ा होगा, वो साइड जीतती है। इसका बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस करते, घनघोर प्रैक्टिस होती है इसके लिए। हमने तो ये भी पढ़ा कि उस समय जब पाकिस्तान ये वॉर लड़ रहा था, तो उसे बाहर के कुछ बड़े मुल्क जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आई बात जो आप कह रहे हैं, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। अमेरिका
जो आपका बड़ा यार बनता है, अमेरिका जो हमारा यार बन रहा था 62 में, वही अमेरिका ने पूरी अपनी 7th फ्लीट जहाज बे ऑफ बंगाल में लेके आ गया डायरेक्ट लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे को रोकने के लिए। 7th फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, पूरे बैटल ग्रुप, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स उनके पीछे से आ रही हैं, मतलब पर रशियन सबमरीन्स ने उनके पीछे से घेरा डाला। उन्होंने कहा देखिए रशियन आपके साथ में रहे, और उधर से ब्रिटिश फ्लीट पर्शियन गल्फ में उधर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा अब तो शिकार गिरने वाला है, अपने मीट का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। ये उनकी मेंटालिटी। किसकी? अपने मांस की मेंटालिटी। जब आपने हिरन मारा तो आपका अपना शेयर चाहिए ना। ये कौन बोल रहा था? ये अमेरिका और ब्रिटिश। अच्छा। वो अगर हम वो हराते तो हमारे को ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाते। ब्रिटिश की सेना भी हमारे खिलाफ थी। ऑब्वियसली ब्रिटिश की फ्लीट हमारे खिलाफ आ रही थी। ये अब हमारे पॉलिटिशियन बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? वो आपके कभी सगे नहीं थे। तो वो आ रहे, उधर बढ़ रहे हैं, यहां अमेरिकन बढ़ रहे हैं। अमेरिका जो और एक रेडियो इंटरसेप्ट हुआ वायरलेस का, जिसमें अमेरिकन एडमिरल ब्रिटिश एडमिरल को बोल रहा है, सॉरी फ्रेंड, सॉरी डियर, आवर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी हियर नाउ, वी कांट डू एनीथिंग। रशियन आ गए। रशियन ने कहा तुम कैसे शिकार करते हो इंडिया का, मैं देखता हूं। ये था सिनारियो। अच्छा, हम जो खुश होते हैं कि कोई ब्रिटिश पीएम अगर इंडिया ओरिजिन का बन जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा सपोर्ट करेगा। अगर इंडियन ओरिजिन का बनेगा तो बताओ तो हमारे लिए। लेकिन ये बताइए कि हम पूरे एक मुल्क के हिसाब से सोचें तो क्या कभी ब्रिटिश या यूके हमारे बारे में सोच सकता है? क्या मतलब आपको लगा कि इतने दिनों में जो वॉर हिस्ट्री रही हमारी, उसमें ब्रिटिश ने कभी भी हमारा साथ दिया? आपको बताएं, मैकॉले ने अभियान चलाया था, लॉर्ड मैकॉले ने, कि किस तरीके से इनकी लिटरेचर को, इनकी सांस्कृतिक लिटरेचर को, इनके जो बुक्स हैं इत्यादि, इनके स्क्रिप्चर्स को किस तरीके से मॉडिफाई और चेंज किया जाए ताकि इनके अंदर वो भावना हो जो हम डालना चाहते हैं कि तुम हीन हो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। ये थी भावना उनकी। वो ब्रिटिश कभी आपके सगे हो नहीं सकते। ओनली थिंग इज जब उनमें दम खत्म हो जाता है तो मुस्कुरा के आपको हाथ बढ़ाने लग जाते हैं। वही इतना फर्क है। तो वही अमेरिकन में है, जहां आपकी ज़रूरत पड़ी। देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं होता कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, माय लवर, मेरी मिस्ट्रेस है, ये कुछ नहीं होता। जिसका फ़ायदा जहां होता है वो फ़ायदा उठा के निकल जाता है। तो इस टाइम वो शिकार खेलने निकले थे कि इस मांस का हिस्सा हमारे हाथ भी आए। तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही हताश होकर वापस चले गए। बांग्लादेश को बनाने में तो फिर इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज तो वहाँ पर नारे लगते हैं कि हमें 4 दिन दे दो, त्रिपुरा कब्जा लेंगे, उड़ीसा कब्जा लेंगे, चिकन नेक कब्जा लेंगे, असम कब्जा लेंगे, कोलकाता कब्जा लेंगे। अभी नारे लग रहे हैं और वहाँ के रिटायर्ड डिफेंस के लोग ये बात कह रहे हैं। रिटायर्ड डिफेंस के लोग मतलब फौज से रिटायर्ड लोग कहाँ के? बांग्लादेश के। देखिए तो और क्या कहेंगे? जो मुसलमान, जो उन देशों का जो रेडिकल मुस्लिम है, उसको यही बना के बताया जाता है कि ये दाल खोर हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, ये लड़ना नहीं चाहती, ये हरिओम महात्मा गांधी तिलक वगैरह करके और गौतम बुद्ध की बात करके भाग जाएंगे। ये उनका ख्याल है हमारे बारे में। और इसी को यही लेसन दे के, यही सबक पढ़ा के इनको बड़ा किया जाता है। और ये जब बड़े हो जाते हैं तब फिर आपके ऊपर वही भावना लेके लड़ते हैं। क्योंकि एक बच्चे को जो बढ़ाया गया कि ये तो बनिया वर्ड बनिया यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ, ये तो बनिए हैं दुकान पे बैठते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले, दोनों मुसलमान हमको बनिया बोलते हैं। ये बोलते हैं बनिया, एक बनिया शब्द बुरा नहीं है, पर बनिया एक वो डेरोगेटरी टर्म में बोलते हैं ताकि ये सिर्फ दुकान पे बैठता है। जैसे नेपोलियन ब्रिटिश को कहता था नेशन और शॉपकीपर्स, इस तरीके से ये हमारे को बोलते हैं। पर उनको नहीं पता कि भारतीय संस्कृति क्या है। ये देखिए, मैं आपके टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, पर बता देता हूँ। जब एक बंदा कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जो भावना होती है गिल्ट की, वो कभी नहीं जाती कि यार मेरे पूर्वज कन्वर्ट हुए थे। वो उसको कवर करने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा स्टोरी बताएगा, एक्स्ट्रा कुछ चित्र खींचेगा,
अच्छा हो जाएगा, मुंह में मिठास लाएगा, ताकि वो कुछ ना कुछ करेगा, वो इम्बैलेंस रहेगा। ये मैंने नोटिस किया है। तो यही होता है इनके साथ। तो ये बांग्लादेश में था, और जब उनको मौका मिलता है हम पे हमला करने का खट करते हैं। तो उन्होंने जब मौका मिलता है, तो इस समय जब हमने उनको लिबरेट किया, जैसे मैंने बताया, लिबरेट किया, कुछ दिन तो ठीक रहे, धीरे धीरे उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए। अच्छा, पाकिस्तान को हमने खदेड़ दिया था, वही उनकी मिस्ट्रेस अब हमसे आके मिल गई थी, वो कहती वही बात थी। तो वो कहते हम क्या किया जाए। पाकिस्तानी बड़े हताश थे। फिर धीरे धीरे पाकिस्तानियों ने इस्लाम का नाम लिया और इस ISIS के थ्रू इधर से फंड्स दिलवाए, ये कर कुट के फिर से उन्होंने उसको अपना लिया। अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी जा रहे हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा ब्रदर एक शिप का कैप्टन था, उसके जो जूनियर ऑफिसर थे पाकिस्तानी थे, और जो खल्लासी थे वो बांग्लादेशी थे, वो शिप का कैप्टन। और कहीं पे चिटक, कहीं बांग्लादेश के हार्बर में इंडिपेंडेंट उनका कुछ दिन आया, उत्सव मनाने निकले, उनको जाने दिया, पाकिस्तानियों को जाने दिया, मेरे ब्रदर को नहीं उतरने दिया, तुम इंडियन हो। ये जो है भावना, ये इनमें आ गई और आपस में मिलने लगे। तो ये तो आप तब की बात बता रहे जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ 80s की बात। तो फिर तो भारत ये दोस्ती इतने सालों से जो निभा रहा है, हम कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी हम ने एक अच्छा नहीं, शेख हसीना ने अब लगाया, पर वो भावना जो थी वो फैलती जा रही थी। शेख हसीना सिर्फ सबके मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, शेख हसीना वही कर सकती है। शेख हसीना के बाद वो भी तो आई, खालिदा अभी आई, काफ़ी उथल पुथल हुई। शेख हसीना थोड़ी थी, मुजीबुर रहमान की फैमिली थोड़ी थी थ्रू आउट। खालिदा आई, खालिदा जिया आई, और कोई आया, फिर और कोई आया, फिर वो आई। खैर ये जो बात, अच्छा, उस वक्त जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश की फाइनेंशियल स्थिति कैसी थी? बहुत खराब थी। कैसे हमने उसको सपोर्ट किया? हमने बहुत सपोर्ट किया, हमने उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट करी और की। पर ये बात आप मान के चलिए, वो बांग्लादेश के जो लोग थे मेहनती, उन्होंने अपनी जोर लगा के अब और लोगों से मदद लेके, और सारी कंट्री ने उनकी मदद करी, पर उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और काफ़ी उनकी इकॉनमी ऊपर आ गई। पर उसका मतलब ये नहीं है कि भारत से उन्हें बहुत मदद मिली, और अभी भी तो मदद कर रहे हैं, ट्रेड बहुत मिली, उनकी सारी हम कमियां पूरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो उनको जो टीचिंग है, रिलीजियस टीचिंग, जो देवबंदी का उनको जो टीचिंग आई है, वो तो हमारे यहाँ से गई है। तो टीचिंग होती है। देखिए अब आया है टाइम, समय सच बोलने का। ये है सच। हमारे ही यहाँ बैठे हुए हैं जो स्कूल ऑफ थॉट्स जो बनाते हैं, वही उनको टीच कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए। बांग्लादेश में आप कहना ये चाह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसकी असली पाठशाला भारत में जो है, तो टीचिंग नहीं है। देवबंद में क्या है? पाकिस्तान में वही तो चलते हैं, देवबंदी की जो फिलॉसफी चलती है। और कहाँ से लाई है ये तो पता करना पड़ेगा, इसमें तो आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। यही तो है। क्या मैं हैरान हूं कि आपने मेरे से क्वेश्चन ही पूछ लिया। ये यही है। तो खैर जो भी है, तो क्यों ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं, यहाँ क्यों चल रहे हैं, इनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है? अब ये तो मैं, देखिए मैं तो, आप तो इतनी आपकी लंबी जर्नी नहीं, वो बंद क्यों नहीं कर दिया जाता, ये तो गवर्नमेंट की। अब देखिए, हम डेमोक्रेसी है। ये तो फिर तो रेडिकलाइज करते चले जाएंगे। अभी तो बांग्लादेश वाले धमका रहे हैं, अभी तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। हम इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में चलने के लिए वो भी हमारे सिटीजन है। हमारा तो ये रवैया है कि भाई ये 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं माँ के, 2-3 बेटे, ये अलग अलग से चल रहे हैं, ये अलग अलग से चल रहा है। एक मेरी रक्षा कर रहा है, एक को मेरी रक्षा की मेरी परवाह नहीं है। एक कहता है मैं किसी और का हूँ, वही बात है। पर है तो यहीं के, बाहर से तो पैराशूट से तो नहीं उतरे थे, यहीं कन्वर्ट किए थे, तलवार की नोक पर, या भुखमरी के कारण, या जान बचाने के लिए, या धन कमाने के लिए, या करता था जब वो अंग्रेज आता था, इनके गांव को कहता था लो भाई तुमको हम लैंड दे देंगे, कन्वर्ट हो जाओ। वो कन्वर्ट हो जाते थे, और एक इस्लाम को का झंडा ऊपर करके उनको, अंग्रेजों की ये फिलॉसफी थी, डिवाइड एंड रूल, उन्होंने किया। तो अगर देवबंद को हम बंद कर देते हैं या रोक देते हैं, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसी प्रॉब्लम्स आगे निकट भविष्य में नहीं आएंगी? अगर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ से निकलनी बंद हो जाए तो बहुत हद तक
हमको इसमें सुधार ला सकते हैं। पर ये मत सोचिए कि थॉट प्रोसेस रुक जाएगा। देवबंद तो एक फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी यहाँ रुकेगी, कहीं और आ जाएगी, कहीं और आ जाएगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार रुक गया तो भाई यहीं से पानी आ सकता पहाड़ से और कहीं से नहीं आ सकता। अब हमने देखा वो पीएफआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2049 तक तो पूरे देश पर कब्जा आने की उनकी तैयारी थी, जिसपे बैन लगा अभी। किसके ऊपर? पीएफआई के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर। आप फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करो या वक्फ बोर्ड की बात करो, ये सारा का अच्छा, सारा, वक्फ बोर्ड भी उसी रास्ते पर है? बिल्कुल, सारे वही इस रास्ते पे है। तो क्या इनकी फिलॉसफी क्या है, क्या करना चाहते हैं ये देश में? भैया, इस्लामी हुकूमत, गजवाए हिंद। जब आपको पता है गजवाए हिंद क्या है, कि पूरे हिंद पे कब्जा हमारा होना चाहिए, बात खत्म। तो ये करना चाहते हैं, पर अब हमारे खून में गर्मी आनी शुरू हुई है। किसी ने हमारे को गर्म दिया दिखाया है और ठंडक जा रही है। अब धीरे धीरे जब सिर उठ रहा है तो लोगों को रोना आ रहा है कि हिंदुओं क्या हो गया। पहले तो अपने को हिंदू ही नहीं बोलना चाहते थे, अब ये सीना चौड़ा कर रहे हैं, आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह देते हैं कि हम रशिया पे वो क्या कहते हैं, वो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे G20 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे बोला कि हम हिंदुस्तान में नहीं होगा, बात खत्म। चाइना ने हमारे बेसिस वो ले लिए थे 7 हाइट्स, उनका एकदम से वापस छीन लिया हमने। कभी छीना था चाइना से वापस आपने? 48,000 स्क्वायर किलोमीटर दे रखी है आपने उनको। पार्लियामेंट में तो खड़े होके कांग्रेस कह रही थी कि सबसे ज्यादा जमीन मोदी सरकार में चली गई चाइना के यहाँ। कांग्रेस ये बात छुपाना चाहती है। हाँ। और गलती हमारी सबकी है कि हमने ये कभी कांग्रेस की गलतियां बताई नहीं, क्योंकि अपने नहीं, आप तो स्पोक्स पर्सन रहे हैं, आप जरा बताइए। हमारे को स्पोक्स पर्सन थे, पॉलिसी में बात करते हैं ना। हाँ। पॉलिसी नहीं थी ऐसी, तो हम नहीं बोल सकते थे ये कुछ। अच्छा, पहले की पॉलिसी में, डिफेंस पॉलिसी में, अब की पॉलिसी में आपको क्या अंतर आता है? देखिए, डिफेंस की पॉलिसीज चेंज हो रही है धीरे धीरे। डिफेंस की पॉलिसीज होती है डॉक्ट्रिन्स पे, वो डॉक्ट्रिन्स चेंज होती है चेंजिंग सिचुएशंस पे। थ्रेट सिचुएशन चेंज होती है, जिस सिचुएशन को आप परसीव कर रहे हैं। पहले थ्रेट को आपको शेर नजर ही नहीं आ रहा तो आप तो उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब शेर नजर आएगा तो आप प्रिपेयर करेंगे। अब मुझे एक दो सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी लोग ये कहते हैं कि हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हो गए जब से मोदी सरकार आई। नेपाल के साथ खराब हो गया, म्यांमार के साथ खराब हो गया, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के तो पहले से खराब था। ऐसा है, सुनिए, खराब हुआ नहीं, अब हमें रियलाइज किया है कि खराब है। हमारी आंखें खुली हैं अब। ये होना शुरू हुआ था 25-30 साल पहले। ये एकदम से नहीं होता कि रात को ओले गिर गए, ये ऐसा नहीं होता। ये कब से शुरू हुआ है? अब हमारे को पता चलना शुरू हुआ है। आपके जैसे मीडिया के जो महारथी हैं वो आके अब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। ये तो कब का शुरू हो गया था? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। नेपाल का एटीट्यूड अभी थोड़ी चेंज हुआ है, वो कब से चेंज हो चुका है। चाइना कब से जा रहा है नेपाल में, श्रीलंका में कब से कर रहा है। ये 2012-14 से थोड़ी है कि जो हम कह रहे हैं कि हमने किया। वो तो हम रियलाइज करके जागे, हमने जगाया है देश को। हमने का मतलब है जब प्रेजेंट सरकार ने देश को झकझोरा है कि भैया जागो। तो अब ये है जागो मोहन प्यारे अब उठ रहे हैं। तो ये है बात। तो अब आप देख रहे हैं चारों तरफ ये हो रहा है। तो लोग कहते हैं ये अब कह रहे कि हो रहा है, अरे हो कब का गया है, हमें अब पता चला हो रहा है। ये है असलियत। वापस बांग्लादेश पर आते हैं हम। बांग्लादेश के लोग या बांग्लादेश की फौज के रिटायर्ड अधिकारी अगर ये कहते हैं कि हम भारत पर कब्जा लेंगे, आपको लगता है कि बांग्लादेश की सेना इतनी कैपेबल है कि भारत से फाइट नहीं कर पाए? क्या स्थिति है? मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी बांग्लादेश अफसर। नहीं, वहां पर प्रोटेस्ट मार्च निकला, उसमें खुलेआम। वो तो भैया स्ट्रीट अर्चिन्स जो झंडा उठा के जिनको आप 2-5%, 6% दे दो तो वो खड़े होके बोलने लगते हैं, वो कर रहे हैं। पर उनको सबको पता है वो नहीं कर सकते, वो तो पता है। अच्छा, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध अभी जो कहा जा रहा है, मतलब सो कॉल्ड कि बिगड़ गए हैं, ये हमारे पड़ोसी देश अगर एक साथ मिल भी जाएं, चाइना की स्ट्रैटेजी पर चलने भी लगे, तो क्या भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम टॉपिक से बिल्कुल दूर चले गए हैं, पर मैं आपको बता दूँ ये कि हमारी जो स्थिति हुई है नेपाल के साथ, ये आज से 25 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। हमारी श्रीलंका की स्थिति, पाकिस्तान तो भूल जाइए, अफगानिस्तान भूल जाइए, ये हमारी उस समय की गलत नीतियों के कारण हुई है।
जैसे एक दो एग्जांपल। आपको वो मधेसी क्या हुआ था? मधेसी कोई नाम की चीज़ हुई थी नेपाल के साथ? प्रॉब्लम क्या थी आपको पता है? हमने कैसे उनको किया, और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उनको हैंडल नहीं ठीक किया। देखिए, जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं तो आप दूसरे को इस तरीके से ट्रीट कीजिए ताकि वो आपसे डरे और खौफ ना खाए, बल्कि थैंकफुल रहे। हालांकि ये एल्डर ब्रदर सिंड्रोम बड़ी जल्दी आ जाता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, बुलशिट करता है, मेरे को दबाता है, धक्का देता है, डांटता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ मानता हूँ, पर हमने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी हमारे को ठीक सेवा नहीं दी हमको। हमारी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर थी, हम प्रदर्शनी, हमारी दूरदर्शिता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात अनुपम जी ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इसलिए कमज़ोर थी कि हमारी मिलिट्री पावर कमज़ोर थी। हम मिलिट्री पावर में कमज़ोर थे। आप क्यों कमज़ोर थे आपने पूछा ही नहीं। इसलिए कमज़ोर थे, आप कुछ बनाते ही नहीं। मिलिट्री पावर तब तगड़ी होती है जब आप अस्त्र शस्त्र बनाते हैं अपने। अगर आप नहीं बनाते और बाहर से खरीद के आपके घर में खाना आता है तो बच्चे की शादी नहीं करा सकते आप। आपके घर में किचन होना चाहिए, आपके अपने कपड़े घर में धुलने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमारी होम इंडस्ट्री बड़ी कमज़ोर थी, हमने कुछ बनाया नहीं। बाहर से आप लिमिटेड चीज़ें खरीदते थे, वो ख़त्म हो जाती थी। कारगिल की लड़ाई में 155 मिलीमीटर का आर्टिलरी शेल सोने के भाव ले रहे थे आप। क्यों? आप तो बनाना चाहिए था। अब बनने शुरू हुए हैं, मतलब जब कारगिल की लड़ाई आपको झकझोरा, अभी तो कारगिल अभी हुई थी 1999 में। हाँ, 89 नहीं, 99 में, 99 2000 में हुई थी कारगिल लड़ाई। फिर कांग्रेस आ गई थी। पर कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। और हम एक जहाज़ नहीं बनाते, अब एक इंजन नहीं बनाते। 1998 में क्रायोजेनिक प्रतिबंध लग गए, आपका एलसी धरा धरा रह गया, क्रायोजेनिक इंजन धरा धरा रह गया, अमेरिका ने आपका हाथ में रोड़ लिया। ये प्रॉब्लम थी हमारी। हम स्वावलंबी नहीं थे। जो देश स्वावलंबी नहीं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ की, ना आपके जन्मभूमि की रक्षा कर सकता है, ना सरहद की रक्षा कर सकता है, ना माँ बहन की रक्षा कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अगर जो है वो आपकी होनी चाहिए ताकत। वापस लौटते हैं उसी बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ, आप इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? सिर्फ बांग्लादेश में इसे एक मतलब घटना के तौर पर देख रहे हैं कि या फिर एक कुछ इंटरनेशनल, जैसे कहा जा रहा है कि अभी आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस का, डीप स्टेट जिसकी चर्चा हो रही है। क्या आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते आपके इसमें भी किसी का रोल मानते हैं? बिल्कुल। कौन हो सकता है इसके पीछे? आपको डीप स्टेट, देखिए ऐसा है, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जब 1947 में अंग्रेज जा रहे थे तो अमेरिका ने कहा था देखो हमको यहाँ पे अपनी एक क्रिश्चियन स्टेट होनी चाहिए, चूँकि हम वापस आए, क्योंकि हमारे यूरोपियंस और जो कॉलोनियाँ हार गए अपनी कॉलोनीज़, जब वो इस जगह पे कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाइए और एक अलग से नॉर्थ ईस्ट में एक टेरिटरी गेन करके उस पर अपनी हुकूमत रखिए, डायरेक्ट वेटिकन से कंट्रोल हो, डायरेक्ट आप यूरोपियन कंट्री से कंट्रोल हो। सब यूरोपियन यूनियन नहीं था, कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल रहे। पर ये उनको पता था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो नहीं हो पाएगा, तो वो उनके हाथ से वो मामला निकल गया और उन्होंने फिर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ओवर गिलगित हुंजा वगैरह में वहाँ पे अपना इफेक्ट शुरू कर दिया। पर इस बार जब अमेरिका, अब देखिए बांग्लादेश में चाइना आने लगा, चाइना अपना आधिपत्य जमाने लगा। जब चाइना बांग्लादेश में आ रहा है, श्रीलंका में आ रहा है, नेपाल में आ रहा है, आपका एक पूरा आर्क तो घिर गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक एक पूरा आर्क, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, मतलब एक सर्कल तो, आधा सर्कल तो एक कंप्लीट कर दिया। उधर से उसने पाकिस्तान के थ्रू सर्कल के अफगानिस्तान तक सर्कल पूरा कर दिया और श्रीलंका से फिर मिल गया। मतलब ऐसा इंडिया पूरे सर्कल में अमेरिका के अफेक्ट घुस गया। अब अमेरिका ने अब कहा शेख हसीना की बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही पॉलिटिकल वगैरह, तो हमारी मदद करेंगे, हमें आइलैंड चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड। वहाँ पर वही अपनी पुरानी कहानी
स्टार्ट करना चाहते थे, उसने मना कर दिया। और कई चीज़ें और हुई हैं, अपने बेसिस ऑटोनोमस बेस दे दो, वो मना कर दिया। मतलब ऑटोनोमस बेस का मतलब है कि हमें ऐसा बेस दे दो जब हम आए जाए वहाँ पे आपका कोई बोलबाला ना हो, जैसे अमेरिका ने कई कंट्रीज में किया हुआ है। सेंट मार्टिन का क्या इंपॉर्टेंस था? वो वहाँ पे है, वहाँ पे होगा तो पूरे बे ऑफ बंगाल के ऊपर हावी होगा, एक पूरी क्रिश्चियन स्टेट बनेगी, तो उसके अपने लोग आएंगे और जिस तरीके से वो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट पे कर सकते हैं। म्यांमार को उधर घुसाएं, इंडिया को के ऊपर एक पेचकस लगा के रखे वहाँ पे, जब मर्जी टाइट कर दे। ये है सेंट मार्टिन आइलैंड का। और नीचे है कोको आइलैंड, कोको आइलैंड के ऊपर वो अपना कंट्रोल रखे, जो 35 किलोमीटर दूर है हमारे लैंड से। वहाँ पे जो अब वो म्यांमार का आइलैंड है उसके ऊपर अपना कब्जा हो जाएगा, जहाँ चाइना घुस रहा है। और अमेरिका का दूसरा एम था यहाँ पे आके बेस बनाए तो चाइना के ऊपर पूरी नज़र रख सकता है। अमेरिका टोटली चाइना पे नज़र रखने की कोशिश करता आया है, जो कंट्रोल करता आया है। वो 89 वो 60s में स्टार्ट कर दिया था उसने, जब कंचनजंगा के ऊपर वो अभियान चला रहे थे और कई प्राइवेट वो कई सीक्रेट हरकतें कर रहे थे अमेरिका, तो वो उनको उस बात की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारा कुछ जो है एक किस्म से ये अमेरिका की जो पॉलिसी थी कि किस तरीके से चाइना को कंट्रोल में रखूं और मैं अपने कंट्रीज़ को भी, क्रिश्चियन कंट्रीज़ को भी के थ्रू मैं भारत में प्रचार फैलाए। जब और प्रचार अगर क्रिश्चियनिटी का होगा, वेटिकन खुश होता है बड़ा। लेकिन अभी भी जब ये और अभी भी चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका चाइना का बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका का नहीं बढ़ पाया। इसने मना कर दिया। जब चाइना ने मना कर, जब पाकिस्तान बांग्लादेश ने मना कर दिया शेख हसीना ने, तो उन्होंने उसका तख्ता पलट करा दिया। तख्ता पलट करने बड़े आराम से उसकी फ़ौज आ गई। फ़ौज तो वेट कर रही थी कि किस तरीके से वो, मतलब उन्होंने अपना बंदा जो है, क्या नाम है वो नोबेल प्राइज़ विनर जो है, उसको जिसको केयर टेकर वो बना दिया है। हाँ। वो और वो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, वो मोहम्मद यूनुस को बना दिया। मोहम्मद यूनुस बड़ा खुश है, वो उनकी भाषा बोलता है। एग्जैक्टली। तो ये क्या अमेरिका की भाषा बोलता है या चीन की? अमेरिका की भाषा बोलता है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने ही नोबेल प्राइज़ दिलवाया। हाँ, नोबेल प्राइज़ दिलवाया, पैसे दिलवाए, फोर्ड फाउंडेशन, ये वो सारा कुछ इत्यादि 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 सारा कुछ है। तो आप देख लीजिए, तो चाइना जो है अब थोड़ा सकपका गया है, पर उसके सकपकाने ना सकपकाने से हमारे को क्या, हमारे को ये खतरा ये हो गया है। अभी तो अमेरिका हमारा दोस्त बन रहा है, अमेरिका। अब हमारे को ये सारी चीज़ें हल तब होंगी जब अब ट्रंप आएंगे। अब ट्रंप की पॉलिसी देखनी होगी क्या होती है। ये बाइडेन का काम था अभी तक तो। अब ट्रंप आता तो देखते क्या होता है, फिर हमको थिंग्स क्लियर होंगी वो क्या करेगा। ट्रंप आके कुछ ना कुछ संभालेगा इस तरीके को, क्योंकि ट्रंप को पता चल गया कि ये तरीका ठीक नहीं है, हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा। अब आप उसकी डीप पॉलिटिक्स इसलिए समझें क्योंकि ट्रंप चाहता है कि हिंदुस्तान हाथ से ना निकले, नहीं तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल गया तो ब्रिक्स में जाके तगड़ा हो जाएगा। ब्रिक्स में रशिया के साथ, चाइना के साथ, ब्राज़ील के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ मिलके ब्रिक्स करेंसी की बात आ रही है जो डॉलर को डाउन करने वाली है। ये सारा का सारा इक्वेशन चलेगा। तो अब आप देखेंगे अगली होड़ क्या होगी। हमने तो धमकी भी दे दी है कि डॉलर को कमजोर किया तो हम एग्जैक्टली टैरिफ बढ़ा देंगे। देखिए वो डबल साम टैरिफ दाम दंड भेद सब करता है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। तो वो ट्रंप अपनी पूरी जिसको कर्तव्य दिखाएगा, वो अपना कर्तव्य दिखा रहा है। अभी एक पाकिस्तान में भी एक घटना हुई, क्योंकि आपने जो आर्क समझाया है, दो साइड से भारत घिर चुका है, तो अब ऐसे में भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अब अभी पाकिस्तान में रशिया पहुंचा, आपको पता होगा वहाँ ऑयल निकालने की बात चल रही है। तो अब ऐसे तो कुछ लोग देख रहे हैं कि रशिया और पाकिस्तान भी अब क्लोज आ रहे हैं। देखो, जब आपने अमेरिका के साथ क्लोज जाना शुरू किया तो आपको थोड़े थोड़े हिंट मिलने शुरू हुए थे, जब कि देखो अगर हम फिर वो करेंगे, S-400 की बात आ रही है, पाकिस्तान मांग रहा है, सुखोई 29 Su-30 की बात मांग रही है, वो मांग रहा है। तो भैया धीरे धीरे इट इज क्विट भाई, जितना तुम हमारे को स्क्रैच करोगे बैक में, हम उतना आपको बैक में स्क्रैच करेंगे। बात वही आ रही है, क्विट प्रो को की बात आ रही है। ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि सबको अपनी विदेश नीति का ख्याल रखना है।
कोई आपको प्यार नहीं करता, ये याद रखिए, पर आपकी नीति और मेरी नीति अगर कन्वर्ज हो रही है तो बड़ी खुशी की बात है। लड्डू भी बांटेंगे, जफ्फियाँ भी पाएंगे और कहेंगे हम भाई भाई हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ट्रंप ट्राई कर रहा है कि मोदी साहब हमारे हाथ से ना जाए। रशिया चाहता है मोदी साहब हमारे हाथ से ना जाए। मोदी साहब ऐसी गेम खेल रहे हैं कि दोनों के साथ में है। तो अब ये गेम जो है, अब देखते हैं अगले फरवरी के बाद ट्रंप आने वाले हैं अब तो। हाँ, 18 तारीख को, जनवरी में। बस फरवरी तक आपको सारा, 26 जनवरी के बाद सारा क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। अब थोड़ा बांग्लादेश से आगे बढ़ते हैं, अब इसी पे बात कर लेते हैं। अभी आपको भी पता है कि चीन पीछे हटा। एक दौर की, बहुत लंबे दौर की बातचीत चली, उसके बाद चीन पीछे हटा और अब 3-4 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा कि 7 जो फिंगर्स है वहाँ तक भारत गश्त कर रहा है। शायद ये पहली बार हो रहा है कि हम वहाँ तक जा रहे हैं। नहीं, पहले भी थे पर रुक गया था, फिर अब जा रहे हैं। अभी चाइना की जो ताकत पड़ रही है, और जो बीच में 2020 के आसपास जो हमने देखा था, जो डोकलाम विवाद हुआ, उसके बाद से क्या लगता है कि भारत और चाइना के बीच कभी ऐसी स्थिति आई तो भारत चाइना को टक्कर दे सकता है वॉर के मामले में या किसी भी तनातनी के मामले में? देखिए, कभी अपने से झूठ मत बोलो। आपको पता है चाइना के पास 200 स्क्वाड्रन्स है, आपके पास फ़कत 30 स्क्वाड्रन है, 20 पाकिस्तान के पास है, तो 222 स्क्वाड्रन और वर्सेस 30 स्क्वाड्रन। पर टोटल वॉर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर है। देखिए, अब ये जो है, लोग कहेंगे कि ये बख्शी साहब बहाना बना के कह रहे हैं। बहाने की बात नहीं है, एक्चुअली लड़ाई टोटल हो नहीं सकती, क्योंकि चाइना के पास साउथ चाइना सी में साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ये सारे के सारे इसके खिलाफ हैं। जापान, फिलीपींस, ये सब ग्रसित है। वहाँ जो इक्वेशन चल रही है साउथ चाइना सी में, जिसको एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजिक जोन कहते हैं, वहाँ पे जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में चाइना बड़ा परेशान है। अपनी फौजें नहीं हटा सकता वहाँ से, अपनी एयरफोर्स नहीं हटा सकता, असली लड़ाई वहाँ होगी। और चाइना को वो एरिया ज़्यादा कीमती है, वो साउथ चाइना सी वाला एरिया ज़्यादा कीमती है, इसलिए चाइना की बड़ी लिमिटेड यहाँ पे है और एक्टिविटी लिमिटेड है। और इस एरिया में हमारी इफेक्टिव, वी आर मोर इफेक्टिव, हमारे एयरक्राफ्ट मोर इफेक्टिव है, हमारे सोल्जर्स हाइट में लड़ सकते हैं, हमारी ये सारी है। लद्दाख से अरुणाचल में हम हावी हैं और लड़ाई यहीं होगी। तो आप ये बात मान के चलिए कि चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, पर हम इस बात को लेके हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। अगले 8 साल 7 साल हमको जी जान लगा के तैयारी करनी है। और जो हमने गलती करी 47 के बाद, अपनी 25 लाख आर्मी को 2.5 लाख कर दिया था, उसको हमें रिटेन करना है। ये 13 लाख की और बात है जिसको कि माफ़ करना, मैं सोचता हूँ ये बिना सोचे समझे बात है। आपको बैक टू 25 लाख टू 30 लाख फौज होनी चाहिए और मिनिमम 70 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए एयरफोर्स के। ये तब बात बनती है मिनिमम, और टू एक्सीड फर्दर हमको अभी तो जो हमारी स्क्वाड्रन होनी चाहिए उससे हम काफ़ी पीछे हैं। बहुत है, 30 स्क्वाड्रन रह गए, 45 होने चाहिए, 30 रह गए। लोग 42 कहते हैं, मैं 45 कहता हूँ। और 20 रह गए हैं, 30 रह गए हैं, 28 या 30 क्यों रह गए हैं? कि एक टाइम था हमारे 40% पायलट की कमी थी, कॉकपिट खाली थे, पायलट ही नहीं था। हम लोग रिटायर हो गए हैं और कोई है नहीं पायलट। फाइटर फ्लाई कौन करेगा आके? बात सारी ये पर होने लगी थी। वो प्रॉब्लम ओवरकम हुई है, जहाज़ नहीं है। जहाज़ क्यों नहीं है? क्योंकि हम बनाते नहीं है। अब क्यों नहीं बनाते? अब उनसे पूछिए सन 47 से जिन्होंने पॉलिसियाँ बनाई थी। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पॉलिसी ऐसी क्यों बनी। अगर आप नहीं पूछ रहे तो ब्रिटिश कमांडर सन 47 में जो था वो जा रहा था घर, तो उसने कहा, घर जा रहा मतलब वापस इंग्लैंड जा रहा है, तो उसने अपनी टोपी शोपी पहनी, अपना फाइल वाइल रखी, प्राइम मिनिस्टर मेरे बॉस हैं, उनके साथ जाकर मैं कॉफ़ी पीऊँगा, गुड बाय कहूँगा, थैंक यू वेरी मच कहूँगा। वो अपना फेयरवेल विजिट के लिए गए, उन्होंने फाइल रखी, सलूट मारा, बैठे, कॉफ़ी आई, बड़े, फिर बात शुरू हुई। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज़, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि प्लीज़ याद रखिए
चाइना बड़ा तगड़ा हो रहा है, आपके अब 25 लाख फौज है, उसको संभाल के रखिए। 25 लाख का मतलब है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत के कारण जीती गई थी। ये इस एरिया में लड़ाई, बर्मा कैंपेन, अफ्रीका वगैरह, हमारी सब मेजर वॉर इंडियन आर्मी ने करी थी। इसका कोई हमको क्रेडिट नहीं देता। वो उन्होंने कहा जीती थी, और चाइना अब आप पे हावी हो रहा है, तिब्बत में घुस रहा है, वो तिब्बत में घुसना शुरू हो गया चाइना। तो नेहरू जी कहते हैं चाइना, व्हाट चाइना? चाइना इज आवर फ्रेंड, एंड मोरओवर व्हाट आर्मी यू आर टॉकिंग ऑफ, वी कैन, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, वी कैन मेक डू विद पुलिस, हमें पुलिस से काम चला लेंगे। जब ये थिंकिंग है आपके लीडर की, तो आप बताइए क्या हालत हुई। तो आपने अपनी आर्मी कम करनी शुरू कर दी, वो डिवीजन भी हो गया, आपके 1.5-2 लाख आर्मी बैठी हुई है वो आपकी, और अब आपके सामने आ गई 62 की वॉर। गोवा आई तो वो तो आपने, क्योंकि गोवा तो लड़ने नहीं थे, और वो भी हमने एग्रेसिव होके विदाउट गवर्नमेंट की हामी, मतलब जो हमने कर दिया। पर जब चाइनीज की लड़ाई हुई वो आपकी पूरी नहीं पड़ी, आपके जूते नहीं, इक्विपमेंट नहीं, लॉजिस्टिक्स नहीं, गन्स नहीं, सामान ले जाने का तरीका नहीं, सामान लाने का तरीका नहीं, घायल को निकालने का तरीका नहीं। हालांकि सारा तो आपकी हार होनी थी। और फिर हार क्यों हुई? जब आपको कहा गया, भैया आर्मी ने कहा एयरफोर्स को लाओ, चाइना घुस रही है, और जो आज फौज घुसती है, वो जब घुसती है तो उनके ऊपर एयर अटैक आने का डर होता है। चाइना को डर था कि एयर अटैक आएगा, और हमारे 6 स्क्वाड्रन, मैं फिर कह रहा हूं 6 स्क्वाड्रन, तेजपुर, हासीमारा, छबुआ, ये सब जगह बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं हमारे स्क्वाड्रन। और स्क्वाड्रन का टेलीफोन आता है, आप दिल्ली चले जाओ, पंजाब चले जाओ। क्यों? किसी ने नेहरू जी को कह दिया अगर तुमने यहां पे एयरफोर्स लगाई तो चाइना ने आपके बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, हर जगह, जबलपुर, हर जगह बॉम्बिंग कर देंगे, आप खत्म हो जाओगे। किसी को ये नहीं पता था कि चाइनीज एयरफोर्स में जहाज ही नहीं थे, जो 4 जहाज थे वो तेजपुर तक नहीं जा सकते थे, उनमें भी फ्यूल प्रॉब्लम थी। और हमने एयरफोर्स नहीं लगाई, और हमारी हार हुई, और इस कदर हार हुई कि अभी तक वो उसका धब्बा नहीं गया है। हम उसके बाद 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ले ली, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर शख्सगाम वैली ने पाकिस्तान में दे दी, पाकिस्तान ने दे दी उनको। तो ये बात हुई है, ये होती है जब आपकी नीति गलत होती है, आपको समझ नहीं होती। एक टेलीफोन पे पीएम डर जाए ऐसा बहुत कम सुना है, मतलब बहुत कम सुना है। सुना ही नहीं है। टेलीफोन के बाद मिलने गए, सब कुछ हुआ, ऐसे थोड़ी टेलीफोन पे हुआ। वो मिलने गए, पॉल गेलब्रेथ यहाँ पे एम्बेसडर थे, उन्होंने पूरा का मैसेज दिया जो प्रेसिडेंट का, और फिर रात को बैठ के लेटर लिखते हैं नेहरू जी कि मुझे 12 स्क्वाड्रन F-104 के भेजिए, मतलब अब आके मेरी लड़ाई आप लड़िए। अब अमेरिका लड़ेगा, वो क्यूबन क्राइसिस थी उसकी वहां पे, वो कहेगा भाई हाँ लड़ूंगा। तो ये है, समझने में क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है? यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। तो इंडिया को एग्जैक्ट किस टाइम ये आभास हुआ कि हमें अब अपनी फौज बढ़ानी चाहिए? इंडिया को आभास हुआ फिर 67 में, 62 की बात होगी ना, 67 में सगत सिंह राठौड़, जिसका मैंने नाम लिया था, सगत सिंह ने मिलके JFR के साथ में रूल मॉडिफाई किया था प्लान। सगत सिंह राठौड़ की डिवीजन थी नाथुला में, वहाँ पे भी ऐसी बॉर्डर पेट्रोलिंग होती थी, चाइनीज सोल्जर, इंडियन सोल्जर, वो धक्का मुक्की होती थी जैसे होती है। उस धक्का मुक्की में एक अपने हरियाणा के मेजर साहब से दूध पिया हुआ था, घी खाया हुआ था, और मारा चाइनीज़ को, वो लुढ़क के गड्ढे में गिरा, वो चोटें आ गई। वो पॉलिटिकल कमिसार था, पॉलिटिकल कमिसार होते हैं वो साथ चलते हैं फौज, वो दे आर कॉल्ड द पॉलिटिकल एडवाइजर्स, वो फौज के साथ चलते हैं। तो उनको ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को, उन्होंने लिखा कि बंकर में जाओ और इंडियंस को कहो हम मार देंगे, इस जगह से निकल जाओ। और उसने बंकर में जाके बंदूकें तान ली। तो मेजर साहब थे हमारे हरियाणा के, उन्होंने भाई उसको कहा जब दफा सारे, सब ऐसे कुछ कह दिया उसने, उन्होंने सबको मार दिया, 50 आदमी और मेजर को मार दिया। जब सगत सिंह को पता चला, इतने में टेलीफोन खड़कने लग गए दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में। इधर सगत सिंह के हेडक्वार्टर में पता चला, वहीं बैठा नाथुला के पास। उससे कहा, उन्होंने उनको ऑर्डर आया, नहीं तुम होल्ड करो, हम अभी इनको बात करते हैं उनकी एम्बेसी से, ये वो। तब तक उसने कहा छोड़ो यार, मेरे को पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हैं, आर्टिलरी खोल दो। आर्टिलरी खोल दी, 489 चाइनीज मार दिए।
अगले 20 साल चाइना वहां नहीं पहुंचा। ये तरीका होता करने का। उसको करने के लिए फिर आपको फिर आउट ऑफ द वे ऑर्डर्स क्रॉस करने होते हैं, ये दिल दिखाना होता है। ये है देश की रक्षा करने का तरीका। समदरंग में सुंदर जी को पता चला कि चाइनीज घुस रहे हैं, उधर इंडियन गवर्नमेंट कह रही है मत एडवांस करना, ये वो हम संभाल लेंगे। उसने पूरी एक ब्रिगेड को इंडक्ट कर दिया बाई एयर, खत्म, चाइनीज वहां भी नहीं पहुंचे। तो ये सब जो हादसे हुए, तब हमें आभास होना शुरू हुआ कि हमारी प्रिपरेशन कम है। चाइनीज ने अपने रोड्स कब की बनानी थी, उनके तो टैंक्स जो है वो रेलवे लाइन में आते हैं। हमारे बंदे तो टैंक ले जाना ही मुश्किल है, बाई एयर ही ले जाओ, कैसे ले जाओगे? रोड में ऊपर खच्चरों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हम 18-20 साल पीछे हैं उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में अभी भी। और अब शुरू हुआ है 2014, मतलब अब पिछले 12-15 साल में शुरू हुआ है, जो 40-45 साल पहले होना चाहिए। जून 2020 में जो हुआ था, जो झड़प हुई थी, आपको भी बताओ, इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद, डोकलाम विवाद जिसको कहते हैं, उसमें क्या भारत की कुछ, मतलब भारत के पक्ष में कुछ गया? हमने 7 हाइट्स ली, कैलाश हाइट्स ली, वो आपको पता नहीं? हमने 7 हाइट्स ली थी, वो तो पता है आपको? हाँ। और अब कैलाश हाइट ली थी, वो पता है? वो वापस कर दी, वो दूसरी बात है। वो क्यों, क्या बीच में हुई, ये हमें नहीं पता। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था? आपके पास क्या हुआ था? वी अटैक देम एंड वी स्नैच्ड इट फ्रॉम देम। ये हुआ था, छीन ली थी हमने, क्योंकि उस हाइट में वो लड़ नहीं सकते। और वो हाइट्स जो थी वो फिर डोमिनेटिंग हाइट्स हो गई। चुशूल को कंट्रोल कर रहे हैं, सब जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी गन्स की रेंज में आ गई। चाइनीज ने फिर प्रेशर डाला, फिर अच्छा बात करेंगे, चीत करेंगे, ओके भाई ये वो कर के, और वही बात हुई, अच्छा तो ना हम बातचीत करके सुलझा लेंगे। हमारे लोगों ने कहा ठीक है। देखिए, हमारा नेचर बेसिकली इज़ अ जेंटलमैन्स नेचर, ये भी बात मान के चलिए। हम उस तरीके की सोच नहीं हमारी, वो अब धीरे धीरे सोच बदल रही है। फिर मैप में कोई क्लियर नहीं है। अब ये मैप है, अब ये हमको भी नहीं पता कि ये मेरा एरिया है, और वो भी, उसको भी नहीं पता। वो भी कह रहा मेरा, मैं भी कह रहा हूँ मेरा, कोई लाइन नहीं डली हुई। तो क्या होता है, जब आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता, कन्फ्यूजन रहती है। तो ये कन्फ्यूजन है अभी तक। अब धीरे धीरे उन्होंने कहा अच्छा, उससे 20 से पहले जो जगह थी वो तो खाली कर देते हैं। अभी जो मीटिंग्स हुई हैं, रशिया ने कहा है इंडिया को, चाइना को, दोनों को, ये सुलह हुई है, और अब बात आगे अच्छी दिशा में बढ़ती नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पे बात रुकी हुई है। थोड़ा मणिपुर बहुत चर्चा में है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी मतलब जो कुछ हो रहा है वो इंडिया के बाहर के लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको मणिपुर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन का बात पर क्वेश्चन क्या है, आप ईमेल का पूछिए। क्या मणिपुर इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। और अभी मणिपुर में क्या सब कुछ कंट्रोल में है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो सिचुएशन है, क्या आप मानते हैं कि वो मोदी सरकार के लिए फेल्योर वाली सिचुएशन है, या मोदी सरकार सही डायरेक्शन में? मोदी सरकार ने जो चीज़ ली वो जो आपको दिया ही छोटा कपड़ा है, तो आप कैसे फिट कर सकोगे? आपको कमीज़ी में टाइट दूँ तो आप फिट कैसे होगे, जब तक आप उसको वापस दर्जी के पास ना भेजो और वापस कुछ कपड़ा ऐड कराओ या नई कमीज बनवाओ। किसने दी छोटी कमीज? या तो पिछली सरकार ने, उन्होंने ये सब नीति लगाई थी। इतने क्रिश्चियंस कैसे बने वहां पे, कैसे कन्वर्जन हुआ, सारा स्टेट कैसे क्रिश्चियनिटी में आ गया? कभी सोचा आपने? कैसे आ गया? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या है मणिपुर में, क्या हो रहा है? इसलिए हुआ क्योंकि पिछली सरकार को चाहते थे कि वो क्रिश्चियनिटी को ना रोके बढ़ने से, तो नहीं रोका, वो बन गया। फिर चाइनीज़ ने कहा ये बड़ी अच्छी जगह है, ये यहाँ से हम एडवांस कर सकते हैं, तो चाइनीज़ ने आम डालने शुरू कर दिए। फिर जो इनमें क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में, मेतीज़ में, उनमें लड़ाई शुरू हुई। इनकी लड़ाई को और आग भड़काई, और पैसा लगाया, और वेपन्स आए। म्यांमार से पैसा आया, म्यांमार में हुए उनके लोग निकल के आ रहे हैं। फिर रोहिंग्या की प्रॉब्लम बीच में आ रही है। ये सारा का सारा मिश्रण जो है, पूरी की पूरी जो है आपकी बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर और अरुणाचल का बॉर्डर, ये सारा का सारा जो है ये इस टर्मोइल में आ गया है। तो आप, और जितने हमारे जो चाइनीज़ माओइस्ट हैं वो हावी हो रहे हैं वहाँ पे,
उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको ऐसा मौका कब मिलेगा कि इतने बड़े, और फिर आप इतनी स्टेट्स बना ली हैं, अब आपको भी बस स्टेट्स बनाने की बड़ी हैबिट है, तो हर एक स्टेट अलग अलग करना चाहती है, तो और स्टेट जो होती है, फोर्सेज होती हैं, वो रिलीजन पे काम करती है या लोकल जात पात का होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन है, आपके अंदर भी फ्रिक्शन है फोर्सेज में, पुलिस फोर्सेज आपस में लड़ रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज आपस में लड़ रही है, एक स्टेट की दूसरी स्टेट पे फायरिंग कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं आपस में, और ऊपर से चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, म्यांमार के साथ में आपका, बर्मा के साथ में भी आपका प्रॉब्लम चल रही है, वो भी है, तो उस सब का जो सम्मिश्रण है वो ये है कि पूरी नॉर्थ ईस्ट एक टर्मोइल में आई हुई है, और उसके ऊपर क्रिश्चियनिटी और घुस रही है। ये मैं क्रिश्चियनिटी इसलिए कह रहा हूँ, सारा पैसा अब यूरोप से आ रहा है, इसलिए मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, और इतना पैसा आ रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ तो डॉलर। भारत उस कंडीशन में है कि मणिपुर हाथ से नहीं जाएगा। नहीं, जो लोग मणिपुर हाथ से नहीं जाएगा। नैरेटिव चलाए रहे हैं नहीं नहीं, अगर भारत चाहता है तो एब्सोल्युटली क्लियर कर देगा, पर उसके लिए फिर आप जैसे लोगों को रोना आएगा, हाई डेमोक्रेसी चली गई, फिर आप लोग को फिर लोग हाय हाय नारे लगाएंगे, छाती पीटेंगे, तो ये प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। आपका मतलब है इजराइल को ये प्रॉब्लम होती तो कैसे सॉल्व करता, आप पूछिए, तुरंत चाइना अटैक कैसे सॉल्व करता, तुरंत अटैक करता। तो फिर आप पूछ कैसे रहे? यही तो होता तरीका है, और क्या तरीका है? उनसे कोई मिठाई लेके जाओगे, आओगे मुंडन पे आ जाओ हमारे बच्चे के, आपको ये करना पड़ेगा। नहीं, लोग तो रो रहे हैं संसद में जाकर, मणिपुर नहीं देखते मोदी, मणिपुर नहीं देखते मोदी। तो मणिपुर मोदी क्या, सारी दुनिया देख रही है, मणिपुर मोदी ने देख लिया है, अब मोदी मणिपुर नहीं जाते, पूरे लोकसभा इलेक्शन में एक कैंपेन चला। भाई लोकसभा वगैरह आपके और मेरे जैसे ही बंदे बैठे जिनका नॉलेज नहीं है, वही तो बैठे हैं। कौन सा लोकसभा में बड़े डॉक्टरेट लेके बैठा हुआ है कोई जिसे रिसर्च किया है? तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोफेसर बैठे हैं वहाँ है, वही तो बंदे बैठे जो दंगा फसाद कराते हैं। तो फिर तो आप ये बात मान के चलिए कि ये प्रॉब्लम जो है ये अब सॉल्व होगी जब तक आपको इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आप ताकतवर नहीं बनाएंगे। आपने अभी जो देखिए, आप जो क्वेश्चन जब पूछते हैं वो दैट लीड्स टू अ बिग थिंग, वो आप पूछना नहीं चाहते तो आप फट क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। आपने पैरामिलिट्री फोर्सेज इतनी बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है? कभी पूछा नहीं साहब? आप तो मैं अभी पूछता हूँ तो क्यों नहीं? इसका मतलब मैं कभी नहीं पूछा, इसलिए बनाई हुई है कि लोग सोचते हैं कि हमारे को पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं हुई और कल कुछ हो गया तो कौन हमारे को बचाएगा, तो हमारी फोर्सेस होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है। इनको पूरी की पूरी एक ही सिक्योरिटी, हमारे को क्या करना है, पूरी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक मिनिस्ट्री के अंडर में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशनल अफेयर। उसके अंदर एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी आनी चाहिए, दो मिनिस्टर्स होने चाहिए। अभी तो दो मिनिस्ट्री है दोनों। नहीं, दो अलग नहीं, एक ही अंदर होना, एपेक्स बॉडी में होनी चाहिए, और ऑफिसर काडर की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, इंटरचेंजेबल होने चाहिए। एक आईपीएस ऑफिसर बैठा देते हैं आप उनके बाहरी पैरामिलिट्री पे, जिससे कभी प्लेटून नहीं कमांड की, कंपनी नहीं कमांड की, उसको पता ही नहीं कभी किसी भी एक्शन में आपने किसी आईपीएस ऑफिसर को हलाक होते सुना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे? और आर्मी का तो सुनिए, तो आपके फौजी अफसर ज्यादा होते हैं। हाँ। क्यों? क्या बात है? क्या उनका मरने का शौक है उनको? ये कुछ बात है गंभीर, इस पे चिंतन होना चाहिए, इन पे स्पेशल प्रोग्राम करिए, ये साइड इशू में मत पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी आपसे जानकारी मिली, और ख़ास तौर पर जो आपने चाइना पर जो हमने अटैक किया और भारत कैसे चाइना से टैकल कर सकता है, जो आपने कहानी सुनाई, जो हमने बांग्लादेश में जो किया था, उसे देखकर मतलब गूज बम्स आने लगे थे। बेसिकली मेरे लिए तो बहुत ये रोमांचित बड़ा कहानी था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें समय देते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।